देखो हमने अमेरिका तक के देख लिया था, अमेरिका से हमने क्या लिया है अपने संविधान में। आज हम देख लेंगे आयरलैंड से। कहाँ से देखेंगे? आयरलैंड से। आयरलैंड जानते हो कहाँ पे है? आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया है अपने संविधान में, वो बताना है आज, है ना। तो पहली बात तो आयरलैंड पता होना चाहिए कि आयरलैंड है कहाँ पे, है ना। आयरलैंड भी तो पता होना चाहिए। आयरलैंड कहाँ पे है? एशिया में है, अफ्रीका में है, दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, कहाँ पे है? यूरोप में है। कहाँ पे है? मतलब ऑप्शन नहीं देंगे तो उसमें से जो ऑप्शन देंगे उसी में से सेलेक्ट करना है। कहाँ पे है बताओ? है नहीं, इस धरती पे तो है नहीं। कहाँ है? यूरोप का एक देश है जो इंग्लैंड के आसपास पड़ोस में पड़ता है। हाँ, आयरलैंड। ठीक है। आयरलैंड से हमने क्या लिया? आयरलैंड से क्या मतलब है? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो क्या लिया है हमने आयरलैंड के संविधान से, बताओ किसी को कोई आइडिया हो तो। डीपीएसपी हमने लिया है। डीपीएसपी समझते हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या क्या लिया है? राज्य के नीति निर्देशक क्या होता है ये सब समझ रहे हो? कौन बजा रहा है? गाना बजाओगे फिर हम डांस करवाएंगे, यही ध्यान रखना। यही सामने खड़ा करेंगे, कहेंगे फिर हम गाना बजाएंगे, फिर डांस करवाएंगे। हाँ, धोखा का कुछ नहीं, हमको पसंद है डांस देखना। यहाँ बजवा के फिर यही करवाएंगे। लहरा लगा, नागिन डांस कराना है। नागिन डांस कराएंगे, हैं? तो राज्य बस हो गया, अब डांस हो गया। अब दिखो इधर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भाग 4 में। कहाँ पे लिखा हुआ है? भाग 4 में। कहाँ पे है? भाग 4 में। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, है ना। भाग 2 में नागरिकता और 1 में भारत और उसके राज्य, है ना। चलो, तो ये हो गया हमने कहाँ से लिया? राज्य के नीति निर्देशक तो हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और क्या लिया है अभी बात? हाँ, क्या लिया है हमने? राष्ट्रपति का, ये हो गया हमारे राष्ट्रपति, और इनके निर्वाचन की पद्धति हमने लिया है। क्या? निर्वाचन की पद्धति या प्रणाली या व्यवस्था, है ना, जो भी कह लो। कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना। कैसे होता है? कैसे होता है वही देखेंगे कैसे होता है ना। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली, है ना। चलो, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 55 में लगभग ऐसे है ना। ये कहाँ पे है? अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धतियां जो भी हैं वो अनुच्छेद 55 में है। तो जो हम अनुच्छेद 55 पढ़ेंगे वहाँ पे ये राष्ट्रपति पढ़ेंगे, है ना। अब तुम सोचोगे डीपीएसपी यहाँ पढ़ा दें तो डीपीएसपी यहाँ पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा पार्ट है डीपीएसपी का, है ना। डीपीएसपी पढ़ा देंगे तुमको ऐसा लगेगा कि यार यही होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान में है, यही इसी चीज़ की तो कमी थी। उसमें इतना अच्छा कुछ लिख रखा है कि मतलब सुबह उठो राधे श्याम तुमको सरकार खाना मोदी जी हाथ से खिलाने आए, है ना। और तुम सोने जाओ तो तुम्हारे बिस्तर सही करने के लिए कोई आए, है ना। सारी व्यवस्था लिखी गई है। कैटरीना कैफ तुमको बैनर लाने आए, है ना। राधे के जलवे हो जाएंगे। मतलब डीपीएसपी पढ़ा देंगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि यार यही सब तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, इसी की तो जरूरत थी। पर अब तुम कह भी नहीं सकते कि संविधान में लिखा है तो तुमको देना चाहिए, है ना। संविधान में लिख दिया गया कि हमारे देश के नागरिकों को ये सब देना चाहिए, सरकारें नहीं दे रही हैं। देखना, ये सब पढ़ाएंगे, उसके बाद में धरना करवाएंगे यहीं बाहर कोचिंग के बाहर बिठा के कि सरकारों को ये सब देना चाहिए, अधिकार है हमारा, है ना। हम लेंगे, लेके रहेंगे। क्या लेंगे? अधिकार लेंगे। ये अधिकार नहीं है तुम्हारे, ठीक है। ये नीति निर्देशक तत्व है, ये तुम्हारे अधिकार नहीं है। अच्छा, हमने तुमको एक दिन बताया था जब पीछे पढ़ा रहे थे संसद, तो उसमें हमने बताया था लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन तुमको पता है, तुम वोट डालने जाते हो, तुमको पता है, सांसद को चुन लेते हो, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्यों को भी तुम चुन लेते हो, विधायक जाते हो चुनने के लिए, वोट डालने जाते हो। पर राज्यसभा के लोगों को चुनने के लिए तुम नहीं जाते हो, है ना। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसे होता है ना, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में हमने बताया था कि 12 सदस्य ऐसे हैं जिनका केवल मनोनयन होता है। मनोनयन समझते हो? डायरेक्ट चुन लिए जाते हैं, उनको कोई वोटिंग उनकी नहीं होती है, ठीक है ना। उनके बारे में भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, है ना। कितने सदस्यों का मनोनयन होता है? 12 सदस्य होते हैं ना। कितने होते हैं? 12। तो यही 12 सदस्यों का मनोनयन। मनोनयन समझते हो?
जो भी मन में आए उनका चयन कर लो। मनोनयन का मतलब क्या है? जो मन में आए उनका चयन कर लो। अब कौन किसके मन में आएगा? हमारे मन में आता है कि हम राधे को बना दें राज्यसभा का एक मेंबर बना दें, तो क्या तुम बन जाओगे? क्योंकि इसमें तो लिखा है मनोनयन, जो मन में आ जाए उसका चयन कर लो। मनोनयन कैसे होगा? राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है, नकारा है। उसको केवल क्या करना है? दिन में 3 बार कपड़े बदलना है, ठीक है, भौकाल मारना है थोड़ा बहुत, 2-3 झूठ बोलने हैं सुबह उठ के, है ना, नाश्ते के साथ, और शाम को खाने के साथ, डिनर के साथ भी 2-3 झूठ बोलने होते हैं। बाकी कुछ नहीं करना होता। सारे काम कौन करता है? नहीं, सारे काम प्रधानमंत्री करता है। तो हमारी बातों का है आ जाते हैं, मतलब हम काम तो सारे प्रधानमंत्री करता है। काम सारे प्रधानमंत्री करता है। साइन कौन करता है? राष्ट्रपति। कोई भी जो भी कानून बनेगा, जो भी कुछ होगा, उस पर साइन राष्ट्रपति के होंगे, राष्ट्रपति के साइन से निकलेगा, बाकी और कोई काम नहीं है उसका, ठीक है ना। तो ये अगर बात करें राज्यसभा के सदस्यों का जो मनन, भाई ये चल लिखने की जगह मिटा क्यों रहा है? गुस्सा आ गया हो क्या तुमको? तुम्हारे इनको इस्तेमाल नहीं किए हम। चलो, इसका किस अनुच्छेद में लिखा गया है? ये किसी को पता है कि जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है राज्यसभा के, वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में। वेरी गुड। कितने में है? अनुच्छेद 80 में। किस में है? अनुच्छेद 80 में, ठीक है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। क्या देखेंगे बताओ? इसमें से क्या देख लें? इसमें से कुछ नहीं देखेंगे हम। कुछ देखेंगे? नहीं देखेंगे। छोड़ो, सब बवाल, सब मोह है, सब माया है, सब चक्कर में ना पड़ो, छोड़ दो इसको, है ना। अभी हम दूसरा कुछ देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले में थोड़ा लॉजिक होगा, इसमें कोई लॉजिक होगा नहीं। इसमें लॉजिक इसमें होगा, ये निर्वाचन की पद्धति वाला पढ़ेंगे, इसमें लॉजिक है। और ये तो बड़ा टॉपिक है, इसको अलग से पढ़ेंगे तो संविधान में पढ़ेंगे, है ना। छोटा टॉपिक होता तो यहाँ पे कवर कर देते, खिंचा देते। ये वाला है तो वो वहाँ पे पढ़ लेंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया। ये तो हो गया कहाँ से? इसकी राजधानी कहाँ है? ये तुमको बताना है। चल जा भाई, काहे नहीं चल रहे हो? हाँ हाँ, चल जाओ थोड़ा। ये बताओ राधेश्याम क्यों नाराज है? तुमको पता होना चाहिए। बात पता है, बताओ। हाँ हाँ, अत्यंत ही सम्मानजनक उत्तर तुमने दिया है, पर इसके लिए बनता नहीं है ना। तुमने हमारे अनुसार इसका उत्तर दिया होता तो इसके लिए तालियां बजवा देते हैं हम, है ना। अभी कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से किसी को आइडिया है क्या लिया है हमने? प्रस्तावना की भाषा ली हमने। देखो, हाँ, जो पूछ रहे हैं वो बताओ। बताओ देवियों। नहीं, हमने, अब हमसे कोई सीखना है सीखे, पर हमने सब जिससे सीखा है हम वो बता रहे हैं, है ना। जैसे हमने जिससे सीखा है वो पढ़ रहे हैं कि हमने अपने संविधान में जो लिखा है हमने किससे सीख के लिखा है, वो बता रहे हैं कि हमने आयरलैंड से डीपीएसपी सीख लिया कि उसके यहाँ डीपीएसपी था, हमने भी सीख लिया कि हमें हमारे यहाँ भी चाहिए, है ना। हमने सीख लिया कि वहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, हम भी अपने यहाँ ऐसे ही कराएंगे। तो ये हमने सीखा है, तो हम बता रहे हैं तुमको कि हमने कहाँ से सीखा है। अब जो हमसे सीखेगा वो अपने यहाँ बताएगा कि हमने क्या क्या सीखा है इंडिया से, है ना। हाँ, वो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि हमसे क्या लोगों ने सीखा। इतिहास में पढ़ लेते हैं कभी कभी अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि देखो हम भी इतने महान थे कभी, कि फायहान हमारे यहाँ से आया था, ईद सिंह हमारे यहाँ पढ़ने आया था, फायहान यहाँ आया, वेंसांग यहाँ आया, है ना, इब्न बतूता यहाँ आया। ये सब सीख के यहाँ से गए। अच्छा, इब्न बतूता के ऊपर चर्चा होने लगती कि ये कैसा नाम है ना। इब्न बतूता कहाँ का था पता किसी को? बता रखे हैं, पीट देंगे अगर किसी ने कह दिया कि ना। इब्न बतूता कहाँ का था, कहाँ से आया था, बस हो गया, यही था, पढ़ा है तुमने? हाँ, चीन से नहीं, वेंसान आया था, फायांग आया था, सिंह आया था, पर इब्न बतूता नहीं था। हाँ, इब्न बतूता ये गाना है यार, वो करके देवानंद की मूवी है, उसमें बगल में जूता, है ना, ऐसा करके कुछ, उसी में आता है इब्न बतूता का भी जिक्र, है ना। लाल टोपी काला रुमाल ऐसा कुछ है करके, हाँ उसमें कुछ है उसमें। चलो छोड़ो इब्न बतूता को। इब्न बतूता आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। तो ऑस्ट्रेलिया से हम देख लेते हैं क्या क्या लिया है। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं, पर इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या लिया। जैसे हमने लिया है समवर्ती सूची। क्या लिया है? समवर्ती सूची पढ़ा चुके हैं, है ना। क्या लिया है? समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में क्या है, किसी को है आइडिया? ये बता चुके हैं सारा कुछ। आशा कर सकते हैं कि तुम लोग अच्छे से बताओगे ये वाला। हाँ, कि राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी,
ये सारी चीज़ें किस में लिखी हुई हैं? समवर्ती सूची में लिखी है ना। पहले हमने देखा था राज्य सूची अलग हो गई, है ना, संघ सूची अलग हो गई। संघ सूची में केंद्र सरकार के पास जो शक्तियाँ होंगी वो होंगी, राज्य सूची में राज्य सरकार के पास जो शक्तियाँ होंगी वो होंगी, समवर्ती सूची में वो शक्तियाँ होंगी जिनमें दोनों के पास पावर होगी, है ना। केंद्र भी उस पर काम करेगा, राज्य भी उस पर काम करेंगे, मिल बांट के हम भाईचारा वाला काम करेंगे। फिर एक दूसरे के ऊपर टाल देंगे कि तुमको करना चाहिए था, फिर हम उन पर टाल देंगे नहीं तुमको करना चाहिए था, है ना। जैसे साझेदारी वाली संपत्ति का होता है, खेती देखा है साझेदारी की, उसमें होता है वो कहते हैं खेत तुमको जुतवाना चाहिए था, वो कहें नहीं तुमको जुतवाना चाहिए था, पिछली बार हम करवाए थे, इस बार हमसे तारी नहीं है, ये वो, तो हो जाता है ऐसे। तो हमने भी ऐसा रख लिया कि कुछ बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को तो कुछ होना चाहिए ना, जिसमें हम एक दूसरे पे टाल सकें कि ये तुम भी इसको, तुम ये सरकार राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार कहते नहीं केंद्र सरकार करे, है ना। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो हमने रख लिया। वैसे रखा इसलिए गया था कि इसमें दोनों लोग मिलकर के काम करेंगे। राज्य सरकार अपने स्तर पर सोचेगी, केंद्र सरकार अपने स्तर पर सोचेगी, काम अच्छे से होगा, है ना। जैसे शिक्षा के बारे में इसको इसमें रखा गया कि शिक्षा होनी चाहिए, इसमें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, पूछता है भारत, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए शिक्षा में। इसलिए क्योंकि राज्य सरकार अपने, राज्य सरकार का एक एरिया सीमित है, उसी के अंतर्गत रह करके जो भी सोचेगा उतना ही सोचेगा। केंद्र सरकार के पास पूरा देश होता है, इवन इंटरनेशनली भी वो देखता है, क्योंकि बाहर भी जाते रहते हैं उधर उधर, तो वहाँ से भी कुछ सीख के ला सकते हैं। तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा बदलाव की जरूरत होती है हर समय, है ना, क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और परिवर्तन शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वहाँ पे परिवर्तन होते रहना चाहिए, है ना। तो हमने सोचा कि केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो बड़े लेवल पे सोचेगी, और राज्य सरकार जो है स्थानीय लेवल पे भी सोचना चाहिए, क्योंकि हमको अपना कल्चर भी नहीं भूलना है, वो भी तुमको याद रखना है। अब कैसे पता होगा केरल से अगर कोई प्रधानमंत्री बन गया तो उसको क्या पता होगा कि उत्तर प्रदेश का कल्चर कैसा है, तो वो उतने बड़े लेवल पर नहीं सोच पाएगा। पर जो उत्तर प्रदेश का होगा वो मुख्यमंत्री तो बना होगा, तो वो सोच लेगा कि उत्तर प्रदेश का क्या ऐसा कल्चर है, उस हिसाब से उसके कल्चर को रखेगा शिक्षा में, है ना। तो ये राज्य सरकार का भी काम हो गया। अब केरल में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नहीं पता होगी, तो वो केरल का मुख्यमंत्री अगर वो प्रधानमंत्री केरल का बन गया तो वो फिर राज्य स्तर पर कर सकता है, तो वो अपने यहाँ की अच्छी चीज़ें भी हमारे यहाँ लागू कर सकता है। तो ऐसे दोनों मिल के काम करेंगे तो बेहतर होगा, है ना। अच्छा तरीका था। फिर हम लोग क्या करते हैं, दुरुपयोग हर किसी चीज़ का करते हैं, इसका भी हमने किया, है ना। एक दूसरे पर टाल देते हैं कि शिक्षा का काम तो राज्य सरकार देखे, है ना। राज्य सरकार कहती है ठीक है हम देख लेते हैं, बनवा दिए, हर गांव में बनवा दिए प्राइमरी स्कूल, बन जाओ भैया, है ना। इतने ज़्यादा प्राइमरी स्कूल खुलवा दे कि तुम यही सोचो, जैसे तुम अगर शादी करोगे, बाई चांस तुम्हारी हो गई गलती से, और तुमने इतने ज़्यादा बच्चे कर लिए कि 8, 10, 12, 15 कर लिए, है ना। फिर तुमको याद ही नहीं रहेगा किसके लिए अंडरवियर तुमने लाई है, किसके पास है या नहीं है ना, है ना। मान लिया किसी की फट गई तो तुमको पता ही नहीं होगा किस बच्चे की अंडरवियर फट गई है ना, है ना। तो तुमको रजिस्टर बनाना पड़ेगा। इतना तुम कहाँ सत्तारी हो कि तुम सब बच्चों का ध्यान रखो कि किसकी अंडरवियर फटी है, किसकी इनरवियर नहीं है, ये सारी चीज़ें तुमको देखनी पड़ेंगी, है ना। चड्डी बनियान जिसको कहते हो, तो सबकी चड्डी बनियान की खबर तुमको नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने भी यही किया, हर गाँव में प्राइमरी स्कूल खुलवा दिया, जरूरी था। तुमने भी इतने सारे बच्चे कर लिए, जरूरी था जनसंख्या बढ़ाने के लिए, है ना। उसने भी यही किया, इतनी ज़्यादा जनसंख्या थी तो उसने बहुत सारे स्कूल खुलवा दिए, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलवा दिए। अब इतने ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हो गए हैं कि वो ध्यान ही नहीं दे पाती। राज्य सरकार जो है, प्राइमरी स्कूल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, दे दिया उसने, वो ध्यान ही नहीं दे पाती, उसको पता ही नहीं कहाँ क्या हो रहा है। कि तुमने जितने भी प्राइमरी स्कूल देखे होंगे, कहीं पर भी दुनिया में चले जाओ, कहीं दुनिया में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं पर भी चले जाओ हिंदुस्तान में, तुम अगर 1 करोड़ स्कूल देखोगे तो उसमें केवल 1 होगा जिसमें प्रॉपर तैयारी पढ़ाई हो रही होगी, 1 करोड़ में 1, है ना। इतना लेवल खराब है तुम्हारे यहाँ प्राइमरी स्कूल का, है ना। 1 करोड़ कह रहे हैं, ऐसा नहीं तुम कह दो कि हमारे पड़ोस में तो वहाँ बढ़िया होता है, तो हो सकता है 1 करोड़ में वही वाला एक हो वो, है ना। तो तुम ये समझ लो कि प्राइमरी स्कूल की हालत इतनी खस्ता है। लेकिन फिलहाल ये तुम नहीं समझ सकते कि कितना उसमें इसका बजट आता है। प्राइमरी स्कूल का बजट बहुत ज़्यादा आता है। तुमको पता है प्राइमरी स्कूल के टीचर तो इनकी सैलरी कितनी होती है? 45,000 से स्टार्टिंग होती है बेटा, 60,000 80,000 तक सैलरी पाते हैं वो, है ना। 90,000 बहुत, और जो पुराने हो जाते हैं, हेड मास्टर हो जाते हैं, उनकी लाखों के ऊपर हो जाती है ना। सोचो इतने, देखो वो जा रहे हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर ही हैं हमारे गांव के, देखो, है ना, ये जा रहे हैं, हाँ वो सिलेंडर लेके जो गए हैं। तो ये इनका ये रहता है। अभी टाइम देख लो कितना बच गया है, ये अब जा रहे हैं, ये इस तरह है। ये 8:30 का टाइम है और कितना 10 बज रहा होगा, है ना। ये स्तर होता है प्राइमरी स्कूल का। देखो एग्जाम्पल तुरंत आ गया आंखों के सामने, है ना। तो ये इस तरह तुम जाओगे, उनको ऐसा नहीं होता कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तुम लोग भी जाओगे, तुम में से कोई अगर प्राइमरी स्कूल का टीचर बनेगा, है ना, बीएड करोगे, उसके बाद में टेट वगैरह निकालोगे, प्राइमरी स्कूल का टीचर बनोगे, तो उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस है कि कोई साधारण आदमी टीचर बन ही नहीं सकता। जिसके अंदर टैलेंट होगा, असली टैलेंट होगा, टीचर वही बन पाएगा। क्योंकि करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से कुछ हज़ार ही निकलते हैं, सिलेक्शन होता है कुछ हज़ार का।
तो करोड़ों में कुछ हज़ार जब सिलेक्शन लेंगे तो उसमें चुने हुए चुनिंदा होंगे जो टॉप ब्रिलियंट होंगे, है ना, जिनका ब्रेन बिल्कुल टॉप होगा, वही लोग जाएंगे। लेकिन फिर भी इतने टॉप ब्रेन जाते हैं टीचर बन के, फिर भी हमारे प्राइमरी स्कूल का स्तर इतना ख़राब है कि पूछो ही मत, पढ़ाते ही नहीं वहाँ पे। अब टॉप ब्रेन गया तो है, तो उसको पता भी है टॉप ब्रेन अगर है वो पढ़ा तो अच्छा सकता है, और उसको टॉप ब्रेन को ये भी तो पता है कि कैसे हम घुमा सकते हैं इनको, तो वो घुमाता है बैठ के, क्योंकि राज्य सरकार ध्यान नहीं देती इस पर। इतने सारे बना दिए, किस पे ध्यान दें, ध्यान ही नहीं दे पाती। तो वो आराम से बैठ के फ़ोन चलाता है और बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसे बता देता है कि आराम से खेलते घूमते रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, है ना। अब तुमने कुछ देखे होंगे संविदा पे भर्तियाँ हुई थी, वो परमानेंट कुछ हुए थे, उनमें से कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको जनवरी फरवरी की स्पेलिंग नहीं पता होगी, और ऐसे वीडियो तुम अक्सर देखते रहते हो, है ना। तो ऐसे लोगों का निष्कासन करना भी जरूरी है, उनका भी परीक्षण, टीचर का परीक्षण होना बहुत जरूरी है ना। जैसे स्टूडेंट के हर मंथली और हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, टीचर के भी होने चाहिए। नहीं ईयरली होते तो कम से कम 2 साल में एक बार कराओ, 3 साल में एक बार कराओ, लेकिन टीचर का एग्जाम कराना बहुत जरूरी है ना। एक समय के बाद क्या होता है, पुराने टीचर हो जाते हैं तो वो उतना अपडेट नहीं रहते हैं, और अपडेट रहना बहुत जरूरी है। शिक्षा के मामले में अपडेट रहना, हमने शुरुआत में ही कहा कि शिक्षा के मामले में परिवर्तन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर अपडेट नहीं है तो टीचर बेकार हो चुका है, ठीक है। पुरानी किताबें उसने रटी हैं, कितने किताबी ज्ञान कितना भी रट लो, अगर तुम आज के समय से अपडेटेड नहीं हो तो तुम अपने आगे बच्चों को भी उस हिसाब से अपडेट नहीं कर सकते। किताबी ज्ञान दोगे उनको, समाज में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। किताबें तो रट लेंगे पर समाज में कैसे चलना है, कैसे उठना बैठना है, वो उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, समझ रहे ना बात। तो वो अपडेट नहीं इतना ज़्यादा, तो उनको भी निकालना ज़रूरी है ना। हम ये नहीं करें उनको परमानेंट निकाल दो, बर्बाद कर दो, ऐसे कर चले जाएँ और उनके पास आजीविका का भी कोई साधन ना रहे, उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था करो उस हिसाब की, जिस हिसाब के उनका ज्ञान है ना, उस हिसाब से उनकी व्यवस्था करो। पर टीचर बेहतरीन होने चाहिए, तो टीचर बेहतरीन जाते हैं, नहीं जाते हैं। अब तुम जाओगे 4 चरण पार करके टीचर बनोगे तो क्या तुम साधारण होगे? 4 चरण पार करने तुमको, इतना टफ कंपटीशन होता है, करोड़ों में कुछ हज़ार निकलेंगे। तो टीचर जाएंगे तो वो बेहतरीन जाएंगे, वहाँ पे अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो टॉप ब्रेन का मिसयूज करते हैं अपने, है ना। और मिसयूज क्यों हो पाता है? क्योंकि ये समवर्ती सूची में है। राज्य सरकार कहती है कि हमने इतने ज़्यादा, हमने तो बनवा दिए इतने प्राइमरी स्कूल, देखो, है ना, केंद्र सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार बहाना देती है हमने इतने सारे बनवा दिए हैं। अब इसमें इतने सारे बनवा दिए, इनका मेंटेनेंस भी तो होता है। तुम देखोगे बिल्डिंग गिर रही होंगी बहुत सारी जगह। अब फिलहाल तभी बहुत हो गया है, हमारे गाँव में बना है ऐसा प्राइमरी स्कूल बना है कि हम कह सकते हैं दावे के साथ कि पूरे हमारे हरदोई जिला में ऐसा प्राइवेट स्कूल नहीं होगा जितना बेहतरीन बना है। सारी व्यवस्थाएं उसमें, सब कुछ डिजिटल क्लासरूम, सारी व्यवस्थाएं, मतलब एकदम चकाचक बना हुआ है। और जाओ देखो जाके वहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई अंडरवियर पहन के जा रहा है, कोई कैसे खाली अंडरवियर में बच्चे जाते हैं वहाँ, है ना। और बैग वैग किसी के पास होता ही नहीं है, कोई झोला लिए जा रहा है, वो उसी पे काम चला रहा है ना। ज़्यादातर तुमको बच्चे मिलेंगे जो अंडरवियर में होंगे, ऐसे, है ना। और व्यवस्था वहाँ पे सारी, ऐसा भी नहीं, सरकार कपड़े भी देती है, ड्रेस भी देती है, बैग भी देती है, कॉपी किताब पेन पेंसिल सब देती है, खाना भी देती है कि अगर तुम्हारे यहाँ खाने पीने तक के लाले हैं। सरकार मिड डे मील क्यों देती है पता है? मिड डे मील योजना क्यों लाई गई? ये इसलिए लाई गई कि पहले क्या होते थे, पेरेंट्स अपने बच्चों को काम पे लगा देते थे क्योंकि उनके पास खाने के साधन नहीं थे, तो क्या करते थे, अपने बच्चों को भी काम पे लगा देते थे, खुद भी काम करते थे, जिससे वो आजीविका चला सके, शाम तक खाना खा सके। क्योंकि ये तो प्राइमरी है, पेट पालना तो प्राइमरी है, सबसे पहली आवश्यकता यही है कि जिंदा रहोगे तभी दूसरे काम कर पाओगे। तो पेट पालने में लगा देते थे बच्चों को। तो सरकार ने यह किया कि अगर तुम अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते हो तो वो भी हम पालेंगे, तुम लोग को मिड डे मील देंगे, बच्चों को वहीं स्कूल में ही खाना दे देंगे। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम बच्चों को कपड़ा पहना सको, तो वो भी हम देंगे। तुम्हारे पास कॉपी किताब बैग लेने के पैसे नहीं, वो भी हम देंगे, तुम केवल पढ़ाओ। तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में सरकार पढ़ा रही है। और 14 साल के बाद में अगर वो तुम्हारा बच्चा ब्रिलियंट निकलता है तो वो फिर आगे पढ़ सकता है, 12th तक, ग्रेजुएशन तक सब फ्री पढ़ सकता है ना। सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, लेकिन फिर क्या होता है, उसका होता है मिसयूज। मिसयूज कौन करता है? समवर्ती सूची थोड़ी ना मिसयूज करती है, ये तो बनाया गया अच्छे से, अच्छे काम के लिए, है ना। देखो, मिसयूज अगर कोई करता है तो वो हम हैं, शुरुआत हमसे होती है। किसी दूसरे को तुम ब्लेम नहीं कर सकते कि इसका मिसयूज किसी दूसरे ने किया है, शुरुआत हम ही से होगी। तुम्हारे प्राइमरी स्कूलों में अगर मिसयूज हो रहा है तो तुम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, लेकिन तुम क्या कहोगे, हमारे पास तो पैसा है, हमारे घर के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ने जाते हैं, हम क्यों प्राइमरी में चेक करने जाएं, है ना। और तुमको पता भी है कि वहाँ टीचर लेट आते हैं, तुमने अभी देखा टीचर गया लेट में, पर तुम इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे, तुम जा करके इसको रास्ते में रोकोगे नहीं या इसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करोगे जा करके कि भाई इतनी लेट क्यों जाते हो, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारे बच्चे तो जाते हैं प्राइवेट में, तुमको क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहीं से सोशल